Dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है इसमें हम क्लास 9th का पनोरमा इंग्लिश रीडर जो है बुक है उसके चैप्टर 5 जिसका नाम है इस्मत चुगताई ए लेडी विथ अ डिफरेंस के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्मत चुगताई एक लेखिका थी, तो वो एक अद्भुत महिला थी, उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। तो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। लिखा है कि इस्मत चुगताई वॉज बॉर्न इन द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एट अ प्लेस कॉल्ड बदायूं, एसोसिएटेड विद द मेमोरी ऑफ गौतम बुद्ध ऑन अगस्त 21, 1911। यानी कि 21 अगस्त 1911 को इस्मत चुगताई का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था। यह स्थान जो है गौतम बुद्ध की याद से जुड़ा हुआ है। सी वॉज द 9th चाइल्ड ऑफ मिर्जा कासिम बैग, है ना, चुगताई, सॉरी, मिर्जा कासिम बेग चुगताई एंड नुसरत खानम। तो कहा जा रहा है कि वह जो थी ना, मिर्जा कासिम बेग और नुसरत खानम की 9वीं संतान थी। हर फैमिली नेम, है ना, हर फैमिली नेम वॉज इस्मत खानम चुगताई एंड सी वॉज कॉल्ड बाई हर निक नेम चुन्नी। उनका जो घरेलू नाम था वो था इस्मत खानम चुगताई, लेकिन उनको पुकार से चुन्नी बोला जाता, पुकार के नाम जो था चुन्नी था। Qasim Beg Chugtai was a judicial magistrate who served in different capacities at Agra, Bahraich, Jaunpur, Kanpur, Lucknow, and later at different places in the princely estate of Mewar like Sojat, Sambhar, Balotra, Javra and particularly Jodhpur। कहने का मतलब है कि जो कासिम बेग चुगताई थी वो एक न्यायिक दंडाधिकारी थी जिन्होंने अपनी सेवा अलग अलग रूप से आगरा, बहराइच, जौनपुर, कानपुर, लखनऊ तथा बाद में देसी शासकीय प्रदेश मेवाड़ के राज्य जो थे सोजत, सांभर, बलोतरा, जावरा और विशेष रूप से जोधपुर में दी थी उन्होंने। ही रिटायर्ड एज डिप्टी कलेक्टर, है ना, इन 1924 एंड रिटर्न टू हिज फैमिली होम एट आगरा। वह जो थी, है ना, 1924 में डिप्टी कलेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे तथा अपने निवास स्थान आगरा लौट आए, है ना। He soon got fed up with the dirt and filth of गली पंजशाही at आगरा and moved to अलीगढ़। यानी कि वह जो थे उसके पिताजी, है ना, 1924 में जो डिप्टी कलेक्टर पद से सेवानिवृत्त हुए थे, तो फिर वह जल्द ही आगरा की पंजशाही गलियों से ऊब गए और अलीगढ़ की ओर दोबारा लौट आए। However, the Maharaja of Jodhpur called him back with honor to Jodhpur, where he served again as the judicial magistrate and he died in 1937। यानी कि जब वो अलीगढ़ लौट आए थे तो अंततः फिर से जोधपुर के महाराजा ने उन्हें पुनः सम्मान के साथ बुलाया तथा वे वहीं पर पुनः न्यायिक दंडाधिकारी के रूप में कार्य करते रहे और 1937 में उनकी मृत्यु हो गई। Being the 9th child of her parents and that to a girl, her birth into the world was not greeted with enthusiasm by her parents or other members of the family। मतलब जो कहा जाए कि जो 9वीं संतान होने के कारण, है ना, और अपने माता पिता की 9वीं संतान लड़की के रूप में होना और परिवार के लोगों में उतना उत्साह का विषय नहीं था ये। यहाँ तक कि उनकी माँ भी उन पर ध्यान नहीं देती थी, है ना। इवन हर मदर नेवर लेट हर फील वांटेड और केयर्ड फॉर। फिर डिस्क्राइबिंग द ओकेजन ऑफ हर बर्थ सी सेज, वो अपने जो जिस समय उनके जन्म हुआ था यानी कि जन्म के अवसर का जो वर्णन करते हुए बताती हैं कि माई मदर वॉज ड्रेसिंग अप टू अटेंड द मैरिज ऑफ हर पेरेंट्स डॉटर, है ना, फ्रेंड्स डॉटर इन द नेबरहुड। यानी कि अपना जन्म के अवसर के बारे में वर्णन करते हुए वो कहती हैं कि मेरी माँ जो थी ना, पड़ोसी के दोस्त की बेटी की शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। और फिर क्या होता है, द क्लीनिंग वुमेन वॉज स्वीपिंग द फ्लोर व्हेन आई चूज टू अराइव इन टू द वर्ल्ड अनअनाउंस्ड। यानी कि तो उस समय जो घर में साफ करने वाली, जो फर्श पे साफ कर रही थी, है ना, काम वाली बाई, तभी मेरा जन्म हुआ इस संसार में। और when my brothers and sisters were born, the ma'am used to come। यानी कि जब मेरे भाई और बहनों का जन्म हुआ था तब नर्स घर आई थी, लेकिन मेरे जन्म के समय कौन आया था? बट माई डिलीवरी वॉज मैनेज बाय द स्वीपरेस। यानी कि जब मेरी जब डिलीवरी हुई थी, मेरा जब जन्म हुआ था, तब नर्स घर नहीं आई थी बल्कि एक काम करने वाली बाई आई थी। That is why my brothers and sister teased me by calling me a स्वीपरेस ऑफस्प्रिंग, है ना। इसलिए मेरे भाई बहन मुझे आया की संतान कहकर पुकारा करते थे। Rather than suffering from any inferiority complex, I also started to believe that I was not my parents' child, but the sweepress who fed me with milk। मतलब किसी हीन भावना से ग्रसित होने के बजाय ना, मैं भी ये मानने लगी थी कि मैं अपने माता पिता की संतान नहीं हूँ, बल्कि इतने सारे बच्चों की जिम्मेदारी के कारण मेरे माँ के मेरे लिए समय नहीं था।
तो इसलिए मैं भी ये सोचने लगी कि हाँ ठीक है, मैं जो थी एक काम करने बाय वाले की ही बेटी हूँ। तो बर्डन विथ सो मैनी चिल्ड्रन एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी हर मदर हैड नो टाइम फॉर हर। वही बोला जा रहा है कि बहुत सारा काम होने की वजह से, है ना, कि अब इसकी माता को और सारी बच्चों की जिम्मेदारी के कारण मेरे माँ का मेरे लिए कोई समय नहीं था। ठीक है, नॉट टू स्पीक ऑफ कडलिंग, कैजलिंग एंड पैम्परिंग विच एवरी चाइल्ड इज यूज टू इन एन इंडियन हाउस होल्ड, इवन द नेसेसरी मदरली ड्यूटीज वेयर परफॉर्म बाय द आया when she was an infant and later when she grew up by her elder sister। कहने का मतलब है कि जो छोटी छोटी चीज़ें भी होती है ना, बच्चों को दुलार करना, प्यार करना, उनकी खुशामद करना, जो भारतीय बच्चे होते हैं उनके साथ जो किया जाता है, जो एक माँ करती है, यहाँ पर मेरे लिए एक आया करती थी। और जब मैं छोटी थी तो मेरी आया करती थी, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मेरी जो ये सब चीज़ें थी, मैं पैम्परिंग जो मुझे किया जाता था मेरी बड़ी बहन फरहत खान अलियास मंजू के द्वारा किया जाता था, है ना। तो ये बता रही हैं कि बचपन में आया हेल्प करती थी, मतलब आया मेरा ख्याल रखती थी, और बड़ी होने पर मेरी बड़ी बहन जो थी, है ना, वो किया करती थी। अब देखिए आगे क्या, मंजू बोलते थे उनकी बड़ी बहन को। इनफैक्ट इसमें चुगताई हैड बिगन टू लुक अपॉन मंजू नॉट एज हर एल्डर सिस्टर बट एज हर मदर एंड गेव हर ऑल रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन एज लॉन्ग एज शी लिव्ड। मतलब कि जब तक वो वहाँ रही, है ना, वास्तव में अपनी बड़ी बहन मंजू को माँ जैसा सम्मान दिया, जब तक वो वहाँ साथ में उनके साथ रही, है ना। एज फार एज हर मदर वॉज कंसर्न, इस्मत चुगताई's फीलिंग अबाउट हर वेयर वेरी complex. So ingrained was her sense of childhood deprivation that she later on commented, "Amma used to hate me." Perhaps. आइए इसका मतलब जान लेते हैं। मतलब इसमें चुगताई बोलती हैं कि जहाँ तक उनके माँ का सवाल है ठीक है, तो वो जो थी, है ना, उनका अनुभव काफ़ी जटिल है, और बचपन से, है ना, बचपन से यह मन में समाया हुआ विश्वास था कि जो उसकी माँ द्वारा दिया गया था, और उस पर उन्होंने कमेंट क्या किया कि अम्मा यूज टू हेट मी, शायद अम्मा मुझसे नफरत करती थी, है ना। दिस क्रिप्टिक सेंटेंस सेज अ लॉट अबाउट हर इनर मोस्ट फीलिंग। ये जो लाइन थी ना कि अम्मा मुझसे नफरत करती थी, यह आत्मीय जो वाक्य था उनके अंतर्भाव को व्यक्त करता है। किसके? इस्मत चुगताई के। और आगे क्या लिखा है, a psychoanalyst would certainly trace the seeds of rebellion in Ismat Chugtai to her neglect and deprivation as a child। यानी कि एक मनोचिकित्सक निश्चित रूप से बचपन में किए गए उपहास को चिन्हित कर सकते हैं, ये बात बताई जा रही है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इस्मत चुगताई spent her childhood days playing football and गिल्ली डंडा, riding bicycles, plucking guavas and hogging them, wandering about the neighborhood and generally looking for some mischiefs or the other। कहने का मतलब है कि इसमें चुगताई के बचपन के बारे में बातें बताई जा रही हैं। तो वो अपने बचपन में फुटबॉल खेला करती थी, गिल्ली डंडा खेली करती थी, साइकिल की सवारी करने में, अमरूद तोड़ने में, आसपास घूमने में, तथा किसी न किसी को हानि पहुंचाने का काम वो अक्सर किया करती थी। उनको मज़ा आता था। When she saw her brothers riding horses, she insisted on doing the same and despite her mother's strong oppositions, had her way। यानी कि कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने भाइयों को घुड़सवारी करते देखा था, तो उन्होंने भी यह करने को चाहा, लेकिन उनकी माँ के विरोध के कारण दिन प्रतिदिन, है ना, जो था डे इन डे आउट शी वॉज मेड अवेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वीमेन एंड बॉयज़ एंड गर्ल। कि उनकी माँ ने उनको, मतलब क्या हुआ, उनका विरोध किया कि तुम घुड़सवारी नहीं कर सकती हो। और दिन प्रतिदिन जो महिला पुरुष के बीच में अंतर है, लड़का लड़की के बीच में अंतर है, वो समझना आसान होता गया, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन उसकी माँ इसी सब चीज़ों के लिए विरोध करती थी, उनकी जो भी मांग होती थी उसको पूरा नहीं करती थी। तो इससे उनको पता चलने लगा कि इनके बीच में कितनी खाई है ना। बट शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हर सबजगेटेड स्टेटस एज अ वीमेन लाइंग डाउन। लेकिन वह इसे स्वीकारना नहीं चाहती थी, है ना। शी रिमिनिसेस विथ अ चकल, यानी कि वह मुंह बंद करके मुस्कुराते हुए स्मरण करती है, रियलाइज दैट बीइंग ए गर्ल हैड इट्स एडवांटेजेस, यानी कि लड़की होने का एक महत्व था। अब्बाज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वॉज दैट गर्ल्स शुड नॉट बी पुल्ड बाय देयर लॉक्स और नोच, यानी कि जो अब्बा थे उनका यह आदेश था कि लड़कियों की चोटी व नाक नहीं पकड़ी जाए। इफ गर्ल्स बीट एनी वन द पर्सन शुड लॉज अ कंप्लेन विद द सरकार, हर फादर, यानी कि अगर लड़कियां किसी को पीटती हैं
किसी लड़की को पीटती हैं तो इसकी शिकायत उनके पिता, जिसको सरकार बोला जाता है, उनको की जाती थी शिकायत। वेल देयर वॉज जस्ट वन गर्ल, है ना, एंड दैट्स मी, अगेंस्ट होम कंप्लेंट वॉज लॉन्च एवरी अदर डे। यानी कि हाँ, कहा जा रहा है कि केवल एक ही लड़की थी उस समय, जो कि मैं थी, जिसका शिकायत हर दूसरे दिन वहाँ पर उनके पिता के पास, सरकार के पास जाया करती थी। However, my brother's reputations in this regard was so low that I was hardly ever punished. यानी कि हो सकता है कि किसी प्रकार मेरे भाइयों का ये जो था इतना कम था कि शायद ही मुझे कोई सज़ा मिलती। ऑन द कंट्रेरी दे वुड बी रेप्रीमेंटेड। इसके विपरीत शिकायतकर्ता को ही डांट फटकार मिलती थी जब उनके भाइयों की शिकायत करी जाती थी। तो फिर क्या था कि व्हेन शी वॉज 4 years old, है ना, इस्मत चुगतई वॉज इंट्रोड्यूस टू द बगदादी कायदा, है ना। यानी कि बोला जा रहा है कि जब वह 4 वर्ष की थी तो इस्मत चुगतई की पढ़ाई बगदादी कायदा से शुरू की गई। ट्यूटर्स वुड कम होम टू टीच चिल्ड्रेन। जो ट्यूटर थे वो घर पर आके बच्चों को पढ़ाने आते थे। इन हर शॉर्ट स्टोरी बचपन, सी गिव्स अ ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द वे एलिमेंट्री एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड टू हर। उनकी जो लघु कथा थी ना, बचपन करके, उसमें उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा का चित्रण किया है, रेखीय चित्रण किया है। Her early school education began at Agra, where she used to go to the municipal school along with her other children in a palanquin, है ना, in a palanquin carried by 2 kahars. तो कहा जा रहा है कि उनकी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा आगरा में हुई, जहाँ वह नगर पालिका विद्यालय में पालकी से जाया करती थी, और जहाँ तब भी और भी बच्चे उनके साथ जाया करते थे। कहार, है ना, कहार मतलब होता है पालकी। फिर फ्रॉम आगरा द फैमिली मूव्ड टू बहराइच एंड लेटर व्हेन इस्मत चुगतई वॉज अबाउट 9 years old टू अलीगढ़। तो आगरा से परिवार उनका बहराइच आया था। जब वो 9 वर्ष की थी तब फिर से वो अलीगढ़ आ गई। समहाउ शी कंप्लीटेड रीडिंग द कुरान एट द एज ऑफ 12। मतलब जैसे तैसे 12 साल की उम्र तक उन्होंने कुरान सीख लिया, मतलब कुरान पढ़ लिया उन्होंने। रैदर देन कम्प्लीमेंटिंग हर ऑन हर achievements, the members of her family derided her for having accomplished something which Nair, her sister's daughter, had acquired much earlier in addition to the other accomplishments that were considered necessary for competent housekeeping. तो कहा जा रहा है कि उन्होंने ज़रा सा भी रुचि नहीं थी इस सब चीज़ों को सीखने के लिए, है ना। तो जो ये बोला जा रहा है कि जब 12 साल की उम्र में उन्होंने कुरान ख़त्म कर दिया, तो उनके इस काम को प्रोत्साहित करने के बजाय उनकी बहन की बेटी जो थी नैयर, उसका उदाहरण देते हुए लोगों ने उन्हें नीचा दिखाया। तो ये भी एक बहुत बुरी बात थी ना। फिर बोला जाता है कि इस्मत चुगतई नेवर शोड एनी इंक्लिनेशन टुवार्ड्स दिस सो कॉल्ड अकॉम्प्लिशमेंट दैट वेर कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर ए वुमेन टू मेक हर लाइफ हैप्पी। मतलब कहा जा रहा है कि उन्होंने ज़रा से भी रुचि नहीं दिखाई किस चीज़ में। जब उनको कोई भी चीज़ दिया जाता था घरेलू कामों में, तो उन्होंने कोई भी रुचि नहीं दिखाई जो कि उनको विवाह के बाद उनको जो ज़रूरत पड़ने वाली थी चीज़ें, विवाहोपरांत उनको जीवन को सुखी रख सकती थी, उसके लिए जो जो चीज़ें उन्हें सिखाई जाती थी उनमें उन्हें रुचि नहीं दिखलाई। पर्टिकुलरली आफ्टर मैरिज, वही बोला जा रहा है कि शादी के बाद जो भी चीज़ें की जाती है, खाना, घर का काम करना, खाना पीना बनाना, इस सारी चीज़ों में उनकी रुचि नहीं थी। When she was 12, her mother one day gave her an old घरारा टू प्रैक्टिस वीविंग। यानी कि जब वो 12 वर्ष की थी तो उनकी माँ ने उन्हें एक पुराना गरारा सिलाई सीखने के लिए दिया। सी डिड नॉट शो द स्लाइटेस्ट इंटरेस्ट। उन्होंने थोड़ा सा भी, जरा सा भी रुचि नहीं दिखलाया। द सेम हैपेंड व्हेन सी वॉज आस्क्ड टू लर्न हाउ टू कुक। ऐसा फिर से वही हुआ जब उनसे बोला गया कि खाना बनाने के लिए पूछा गया कि सीख लो तुम, तो फिर से उन्होंने रुचि नहीं दिखलाई। इस्मत फ्लैटली रिफ्यूज टू लर्न culinary स्किल्स। जो इस्मत थी ना, वो साफ पाक कला को भी सीखने से भी मना कर दिया, culinary skills. The mother was horrified and began to have nightmares about what would happen to such a wayward girl after marriage. यानी कि उनकी इस बात से उनकी माँ को डर सताने लगा कि आखिर विवाह के बाद इस हठी लड़की का क्या होगा। The matter was brought to the notice of Ismat's father. ये जो बात थी इस्मत के पिता तक गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, when he wanted to know why she did not want to learn womanly skills and asked her what she would feel with her husband after marriage if she did not know how to cook, her answer was, यानी कि उससे जब उसकी बात जो है उसके पिता तक गई तो पिता ने बोला कि
उन्होंने ये जानना चाहा कि अगर वो खाना नहीं बनाना जानेगी तो विवाह के बाद कैसे रहेगी, है ना, और वो अपने हस्बैंड के साथ कैसे अपनी मैरिज लाइफ बिताएगी। तो उस पर उनका जवाब क्या था इस्मत का, वो जान लेते हैं। इफ़ ही इज़ पुअर, मतलब अगर उसका हस्बैंड पुअर होगा, गरीब होगा, वी विल मेक डू विथ खिचड़ी तो हम लोग खिचड़ी बना लेंगे। एंड इफ़ ही इज़ रिच वी विल कीप ए कुक, यानी कि अगर वो धनी रहेगा हस्बैंड तो हमें क्या करेंगे, खाने बनाने वाले को रख लेंगे। हर फादर वॉज रेंडर्ड स्पीचलेस बाई दिस स्प्लेंडेड डिस्प्ले ऑफ कॉमन सेंस। उनके पिता इस उत्तर से आश्चर्यचकित हो गए। इट सीम्स ही वॉज ऑलरेडी ऑन द वे टू एक्वायर द एसेंशियल ट्रेड्स ऑफ हर कैरेक्टर, fierce individuality and clear mindedness about what she wanted and what she did not want। यानी कि उनके पिता इस उत्तर से ना एकदम से आश्चर्यचकित हुए और साथ ही साथ इससे ये सिद्ध हो गया कि वह पूर्ण रूप से अपने आप पर आश्वस्त थी कि वह क्या चाहती है और क्या नहीं। आगे देखिए, व्हेन इस्मत चुगतई वॉज इन द 9th क्लास मैरिज प्रपोजल्स बिगिन टू अराइव। यानी कि जब वह 9वीं क्लास में थी तो उनके लिए शादी के रिश्ते आना शुरू हो गए थे। ड्यूरिंग दोज डेज इट वॉज़ वेरी कॉमन टू गेट गर्ल्स मैरिड एट द एज ऑफ 14 और 15। मतलब उन दिनों की जो बात थी उस समय ये बिल्कुल आम बात थी कि 14 और 15 साल की उम्र में लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। हर पेरेंट्स अप्रूव्ड द प्रपोजल फ्रॉम ए बॉय हु वॉज अ डिप्टी कलेक्टर। फिर उनके पेरेंट्स ने, उनके माता पिता ने एक डिप्टी कलेक्टर से उनका विवाह तय कर दिया। प्रिपरेशन फॉर द मैरिज बिगिन इन राइट अर्नेस्ट, यानी कि और शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई। वन डे सी नोटिस सम अनयूजुअल एक्टिविटीज़ एट होम। और अभी तक उनको पता नहीं है ना, इस्मत चुगतई को कुछ नहीं पता कि घर में शादी होने वाली, उन्हीं की शादी हो रही है। तो एक दिन उनको नोटिस किया, उन्होंने ध्यान दिया कि कुछ घर में असामान्य क्रियाएं देखने को मिल रही है, जो कि उनकी शादी की तैयारी चल रही थी, उससे उन्हें वो अनयूजुअल लगा। आफ्टर मेकिंग डिस्क्रीट इंक्वायरीज सी केम टू नो दैट द प्रिपरेशन रिलेटेड टू हर मैरिज। तो उन्होंने जब ये सब चीज़ें जानने का पता लगाया तो उन्हें पता चला कि उन्हीं की शादी की तैयारी चल रही है। सी रोड टू हर एल्डर ब्रदर अजीम बेग चुगतई रिक्वेस्टिंग हिम टू स्टॉप दिस मैरिज। उन्होंने अपने एक बड़े भाई अजीम बेग चुगतई को इस शादी को रुकवाने के लिए पत्र लिखा। ही रोड बैक सेइंग दैट द प्रपोजल इन फैक्ट वॉज सेंट बाई हिम, दैट द बॉय वॉज सुटेबल फ्रॉम ऑल काउंट्स एंड दैट शी कुड कंटिन्यू हर स्टडी आफ्टर मैरिज। यानी कि पत्र जब उत्तर में क्या पत्र आता है भाई की तरफ से कि यह जो आग्रह था शादी का वास्तव में उन्हीं के द्वारा भेजा गया था, उनके बड़े भाई के द्वारा, कि लड़का सभी मामले में सही है और विवाह के उपरांत यानी विवाह के बाद भी तुम अपनी शिक्षा जारी रख सकती हो, ऐसा मैंने पहले से बात कर रखी है, ऐसा उसके बड़े भाई ने बोला पत्र में। देन सी टोल्ड हर पेरेंट दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू मैरी, एट लीस्ट नॉट जस्ट येट। तो उसने अपने माता पिता से शादी फिलहाल नहीं करने का आग्रह किया, एटलीस्ट अभी मत करो। वेन ऑल परसुएशंस फेल्ड सी थॉट आउट अ प्लान विच वॉज श्योर टू सक्सीड। जब ये सारे उनकी जो मतलब हर तरीके से वो अपने प्लान में फेल हुई, हर क्रिया जो करी उसने असफल रही, मनाने की जो क्रिया थी हर क्रियाओं में वो असफल रही, तो उन्होंने एक प्लान सोचा। सी रोड टू हर कजिन जुगनू, है ना, जिसका नाम था अतहर हुसैन सन ऑफ हर एल्डर मैटरनल अंकल जफर। तो उन्होंने जुगनू को पत्र लिखा, ए लेटर इन विच सी मेड एन इम्पैशन प्ली टू हिम टू रेस्क्यू हर फ्रॉम द इम्पेंडिंग कैटेस्ट्रॉफ। यानी कि उसने अपने बड़े मामा जफर के जो लड़के अतहर हुसैन को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने इस संकट से उबरने का आग्रह किया उससे। सी आस्क्ड हिम टू राइट अ लेटर टू हिज फादर कन्वेइंग हिज विश टू मैरी हर। और उसने मतलब इस्मत चुगतई ने बोला उस लड़के से, है ना, जुगनू से, कि वह मेरे पिता को मतलब मेरे पिता को एक पत्र लिखो जिसमें उनसे ये बात जाहिर करो, इच्छा जाहिर करो कि मैं इस्मत से शादी करना चाहता हूँ। जुगनू वेंट अलॉन्ग विथ हर प्लान एंड कन्वेड हिज विश टू हिज फादर हु प्लीडेड विथ हिज सिस्टर टू ब्रेक ऑफ द अदर एंगेजमेंट। तो जुगनू अपने प्लान के साथ अपने पिता के पास गया तथा अपने पिता को अपनी बहन के बारे में दूसरा रिश्ता तोड़ने का आग्रह किया। ठीक है, फिर क्या होता है कि नुसरत खानम हु वॉज डीपली अटैच्ड टू हर ब्रदर्स एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ जुगनू वॉज ओनली टू हैप्पी टू डू दैट। तो जो उसकी माँ थी नुसरत खानम, किसकी, इस्मत चुगतई की, वो बहुत खुश हुई क्योंकि जाहिर सी बात है जुगनू को वो बहुत मानती थी, उसकी बहुत उसे बहुत चाहती थी, तो इसलिए वो प्रसन्न हुई और उन्होंने वो जो रिश्ता पहले हो रहा था वो तोड़ दिया।
बाय दिस, है ना, इस तरीके से प्लान उनका सक्सीड हुआ इस्मत चुगताई का। तो वही लिख रहा है, बाय दिस एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्लाइट ऑफ हैंड Ismat was successful in warding off an early marriage, which in all probability would have effectively closed the doors for further development and literary creativity in her. यानी कि इस प्रकार इसमत जो थी उचित उम्र से पहले शादी करने से बच गई और इस प्रकार उन्हें आगे बढ़ने का मौका भी मिल गया। अब देखिए, Ismat Chugtai had studied Islam, Christianity and Hinduism at some depth, but she found what she termed as मजहब-ए-इंसानियत टू बी द बेस्ट। यानी कि इस्मत चुगताई ने इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और हिंदू धर्म की बहुत गहराई से अध्ययन किया है, लेकिन उन्होंने मानवता का धर्म का सबसे अच्छा माना है, मजहब-ए-इंसानियत, जिसको हम रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी बोलते हैं। तो हिंदुइज्म अट्रैक्टेड हर पार्टिकुलरली, शी वॉज फैसिनेटेड बाय द हिंदू मिथोलॉजी एंड द इमेज ऑफ कृष्णा द डार्क गॉड। यानी कि जो उन्होंने बहुत सारे धर्म पढ़े, लेकिन हिंदू धर्म उन्हें बहुत अट्रैक्ट किया और वो हिंदू मिथोलॉजी, है ना, जो कि कह सकते हैं हिंदू की पौराणिक कथाएं हैं, उनसे बहुत विशेष रूप से उनको मतलब उनका ध्यान आकर्षित किया उस चीज़ों ने। एंड द इमेज ऑफ कृष्णा, है ना, कृष्ण की कल्पना जो श्याम भगवान कहे जाते हैं, उनको मतलब वो बहुत मानती थी, मतलब उनसे वो बहुत इंस्पायर हुई। Though they sometimes attended religious ritual of both the Sunni and Shia schools of Islam, they were more of social rather than religious occasion for her. यानी कि उन्होंने कुछ समय सिया और सुन्नियों के धर्मों को भी जाना, है ना। फिर she accepted the validity of all religions in the conduct of human life and man's social behavior, but she did not seem to believe in their transcendental nature. यानी कि उन्होंने मतलब मानव जीवन में सभी धर्मों तथा मनुष्य के सामाजिक व्यवहार को मान्यता दी, लेकिन किसी को किसी से बढ़ चढ़कर नहीं दिया। ठीक है, नाइदर डिड शी सीम टू बिलीव इन अ लाइफ आफ्टर डेथ, और ना ही वो मतलब मरने के उपरोपरांत भी जो चीज़ें होती हैं उसमें इस चीज़ को वो मतलब एक्सेप्ट नहीं करती थी। ए स्ट्रीक ऑफ एगोनोटिसिज्म रन्स थ्रू हर stray comments about religion. All this become clear in her answer to the question on the presence of religions in her work. तो कहा जा रहा है कि एक सीमा जो थी, एक सीमा रेखा जो कि सभी धर्मों के प्रति उनके मन में सदा रही, उसके लिए सभी उनके प्रश्न का उत्तर धर्म के आधार पर दिया गया है, जो कि दिया गया है जेपी पूछते हैं कि देयर इज़ नॉट टू मच ऑफ इस्लाम इन योर स्टोरीज, आर यू ए बिलीवर। यानी कि आपकी कथा में इस्लाम का अत्यधिक समावेश नहीं है ना, तो क्या आप बिलीवर हैं एक। तो इसमें चुगताई बोलती है कि नाउ डोंट गेट मी इनटू ट्रबल, आई कैन रिसीव द कलीमा ब्यूटीफुली व्हेन नेसेसरी, फॉर एग्जांपल व्हेन आई विजिट पाकिस्तान। यानी कि अब मुझे परेशानी में ना डाले, मैं कलमा अच्छी तरह पढ़ सकती हूँ जब मैं इसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आप मान सकते हैं कि जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो मैं कलमा पढ़ा करती हूँ। आई बिलीव देयर इज़ सम पावर बट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट, इफ़ आई जम्प फ्रॉम माई विंडो विद अल्लाह's नेम ऑन माई लिप्स आई नो ही वोंट सेव मी। यानी कि मैं मतलब मुझे विश्वास है कि कोई शक्ति है जिससे मैं नहीं डरती हूँ। यदि मैं अपनी खिड़की से अपने ओट पर अल्लाह का नाम लेते हुए कूद जाऊँ तो मैं जानती हूँ कि वो मुझे नहीं बचाएंगे। आई डोंट प्रे बट आई डोंट डू एनीथिंग बैड आइदर, आई हैव नेवर चीटेड एनीबडी। मतलब मैं प्रार्थना नहीं करती हूँ लेकिन मैं कोई गलत काम भी नहीं करती हूँ, जैसे कि मैंने किसी को ठगा नहीं है। ठीक है, देयर इज़ नो हार्म, है ना, देयर इज़ नो एनी हार्म in following any reason. I became a Hindu too. I fell in love with a Hindu boy. He took me to the temple, made me drink cow's piss. It was quite fragrant. I have been to temples. I love the prasad, their puris. यानी कि ये कहना चाह रही हैं कि यदि मैं मतलब किसी भी धर्म का होना गलत नहीं है मेरे लिए, मैं हिंदू भी हुई हूँ, है ना। मैं एक हिंदू लड़के से प्रेम भी करने लगी, वो मुझे मंदिर ले गया, उसने मुझे गौमूत्र भी पिलाया, वह गंधयुक्त था। एंड मैं मंदिर जाया करती थी, मुझे प्रसाद भी अच्छे लगते थे और प्रसाद के रूप में पूड़ियाँ बहुत अच्छा पसंद थी मुझे। इन सम सेंस ऑफ सी ऑलवेज रिमेंड ए चाइल्ड, मतलब कुछ अर्थों में वह सदा कौतूहल एवं चेतना से भरी एक बच्ची रही। क्यूरियस एंड प्रिकॉशियस, है ना, चेतना से भरी, कौतूहल भी रही। हर लव ऑफ मिस्चीफ एंड चाइल्ड लाइक वंडर नेवर लेफ्ट हर, यानी कि उनका अपकार तथा बच्चों जैसी आदतें उनके साथ सदा रही, है ना। सी वॉज ऑलवेज गेम फॉर नोवेल एक्सपीरियंसेस, मीटिंग न्यू पीपल एंड सीइंग न्यू प्लेसेस।
वह सदा अच्छी जानकारी, नए लोगों से मिलना तथा नई जगह जाना चाहती थी। शी ट्रेवल टू चाइना, सोवियत रसिया, फ्रांस, इंग्लैंड, फिनलैंड, ईस्ट जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया आदि, पाकिस्तान, एंड हर एक्साइटमेंट इज एविडेंट इन द ट्रेवलॉजीज दैट सी रोट आफ्टर हर ट्रेवल्स। यानी कि वो घूमना ही बहुत पसंद करती थी। तो वो बताया जा रहा है कि वो चाइना, सोवियत रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, फिनलैंड, पूर्वी जर्मनी, है ना, चेकोस्लोवाकिया एंड पाकिस्तान जैसे देशों में, है ना, भ्रमण किया तथा उसका उन्होंने वर्णन अपनी बुक में किया है। इन हर ट्विलाइट डेज शी हैड लॉस्ट हर मेमोरी एंड हैड बिकम क्वाइट फ्रेल। यानी कि अंतिम दिनों में ना उनकी याददाश्त चली गई और वो बहुत ही कमज़ोर हो गई। However, neither age nor the vicissitudes of life could blunt her rapid sharp wit or subdue her aggressiveness। यानी कि भले ही उसकी उनकी स्वास्थ्य गिर गई थी, है ना, तो उसके बावजूद भी इस प्रकार उम्र तथा भाग्य का परिवर्तन जो था उन्हें सदा याद रखा जाएगा, है ना। और बोला जा रहा है कि स्वास्थ्य गिर जाने पर भी वह सहज थी। डिस्पाइट ऑफ her failing health, her confidence in herself and her innate stubbornness did not leave her, है ना। वो अपने मतलब मंतव्य से पीछे नहीं हटी थी, है ना। और क्या है, शी कुड नेवर एक्सेप्ट दैट शी वॉज रॉन्ग और ब्रिंग हर सेल्फ टू एक्सेप्ट डिफीट। वो कभी इस चीज़ पर विश्वास नहीं करती थी कि वो गलत थी और अपने आप को हारा हुआ कभी नहीं समझती थी। Whenever she committed a fox pass and contradicted her own statement because of her failing memory and people pointed them out to her, she would shout them down and coolly resign her own earlier statements। यानी कि जब भी लोग उन पे मतलब कुछ ब्लेम करते थे, कंट्राडिक्ट करना चाहते थे, उन पे कुछ बहस करना चाहते थे, उनकी बातों को काटना चाहते थे, तो वो अक्सर उन्हें पॉइंट आउट करती थी और उन पर चिल्लाया करती थी कि उनका स्टेटमेंट मतलब सही है, मतलब वो सही रास्ते पे चल रही है, ऐसा करके। सिमिलरली सी यूज टू शाउट एट डॉक्टर्स हु सेड दैट सी हैड लॉस्ट हर मेमोरी। मतलब उसी तरीके से वो अपने डॉक्टर को भी बहुत डांटा करती थी कि जब वो डॉक्टर कहा करता था कि उनकी याददाश्त चली गई है तो उसको डांटा करती थी। इवेंचुअली द एंड केम ऑन October 24, 1991 व्हेन शी वाज फाउंड डेड इन हर बेड इन द मॉर्निंग। अंततः वो 24 अक्टूबर 1991 को अपने बिस्तर पर मृत पाई गई। She was not buried in accordance with the Muslim funeral rites but quietly cremated as she is said to have wished in the electronic crematorium। यानी कि उन्हें दफन नहीं किया गया बल्कि उन्हें विद्युत शवगृह में उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो इस तरह से इस चैप्टर को पूर्ण विराम देते हैं। चैप्टर ख़त्म हो चुका है और आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं और आपको चैप्टर कैसा लगा वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को अगर आपको ने अच्छा लगा आपको ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू सो मच।